वन कैसे हो आप सब बढ़िया। तो अभी मैंने कुछ दिन पहले एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें हमने बात किया था स्टैटिक्स वन का। इसमें हमने ग्रेडेड असाइनमेंट सॉल्व किया था वीक थर्ड का। इसमें एक लोगों का कमेंट आया, उन्होंने ये बोला कि भैया ये आप प्लीज़ सीटी वीक थ्री का भी डिटेल सॉल्यूशन एक्सप्लेन कर दो, समझ में नहीं आ रहा है वो। तो हमने केवल अभी स्टैटिक्स वन का एक्सप्लेन किया था। तो इस वीडियो में इनके कमेंट आने के बाद मुझे ऐसे और सारे कमेंट हैं जिसमें सीटी यानी कंप्यूटेशनल थिंकिंग में लोगों को भी दिक्कत आ रही है। तो इस वीडियो में हम क्या करेंगे, हम सीटी वन वीक थर्ड का कंप्लीट सॉल्यूशन मैं आपको दूंगा और एक एक चीज़ बताऊंगा कि सीडो कोड को पढ़ते कैसे हैं, उसका आंसर कैसे टिक करते हैं। मैं आपको कुछ ट्रिक बताऊंगा जिसको आप अगर क्वेश्चन को पे अप्लाई करते हो, आप आंसर पे अप्लाई करते हो, क्वेश्चन को देखते हो, तो आप डायरेक्टली आंसर मार्क कर सकते हो। तो चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को बिना किसी देरी के। जो फर्स्ट क्वेश्चन कहते हैं, फर्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखो फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, आपको सूडो कोड दिया गया है। सूडो कोड समझो क्या होता है। देखो सूडो कोड मतलब वो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज आप जैसे पढ़ते आ रहे हो सी में, उसका सिंटेक्स फॉलो नहीं किया जाता है। इसको समझ लो कि इंग्लिश के टर्म में ही होता है, जो कि काफ़ी मतलब क्लोज होता है। जैसे आप इंग्लिश लिखते हो वैसे मान लो सूडो कोड होता है। ठीक है, आपको सूडो कोड में दिया गया है कुछ प्रोग्राम। ठीक है, अब आपको प्रोग्राम को पढ़ना है। ठीक है, और आपसे उसके बेस पे कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे जिसका आंसर देना होगा आपको। ठीक है, एमसीक्यू फॉर्मेट में हो सकता है और एमएसक्यू फॉर्मेट में हो सकता है, मल्टीपल सेलेक्ट भी हो सकता है। मल्टीपल चॉइस जो होंगे वो तो होंगे ही, लेकिन आपके एक से ज़्यादा भी क्वेश्चन जो होंगे, ऑप्शन जो होंगे वो राइट हो सकते हैं। तो आपको ध्यान देखना है एमसीक्यू और एमएसक्यू में। तो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है, आप पहले सूडो कोड को ध्यान से पढ़ो। आपको दिया है कि एक वर्ड्स डेटा सेट है जिस पे सूडो कोड को एग्जीक्यूट करना है और फिर आपको क्वेश्चन का आंसर देना है। फर्स्ट लाइन कहता है P इक्वल टू जीरो, Q इक्वल टू जीरो, यानी कि P और Q को जीरो पे इनिशियलाइज किया जा रहा है। फिर वाइल लूप यहाँ से चल रहा है। ठीक है, वाइल लूप क्या होगा, रिपीटेड लूप होता है जिसमें कंडीशन जब तक ट्रू होगी तब तक वो क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। रीड द फर्स्ट रो x इन टेबल वन। टेबल वन में जो है फर्स्ट रो x जो है उसको रीड करो। फिर क्या बोल रहा है, इफ x डॉट लेटर काउंट मॉड्यूलो टू। अब देखो यहाँ पे जो है ना मॉड्यूलो ऑपरेटर का यूज किया गया है। मॉड्यूलो टू मतलब क्या हुआ, अब जब ये कुछ लोग कंफ्यूज रहे, मॉड्यूल मतलब यहाँ पे दिख रहा है ये डिवीजन वाला साइन है। देखो डिवीजन वाला तो है, लेकिन यहाँ पे जो मॉड्यूलो है ये अलग ऑपरेटर है। ठीक है, मॉड्यूलो एक हो गया और एक डिवीजन वाला ऑपरेटर हो गया, दोनों अलग अलग ऑपरेटर है। जो मॉड्यूलो ऑपरेटर होता है उसका काम क्या होता है, ये रिमाइंडर निकालता है। क्या निकालता है, ये रिमाइंडर निकालता है। जैसे अगर 2 है, अगर 4 को इससे डिवाइड किया जाए तो 2 2 जो 4 यहाँ पे जाएगा और यहाँ पे जीरो रिमाइंडर आ रहा है। तो अगर मॉड्यूलो यूज़ किया गया है तो ये क्या लेगा, वो जीरो देखेगा। ठीक है, वो जीरो मैच करेगा। तो आप यहाँ पे देख रहे हो इफ एक्स डॉट लेटर काउंट मॉड्यूलो टू दिया है, यानी कि रिमाइंडर चेक करेगा। अगर रिमाइंडर जीरो है तो उसके बाद क्या करेगा, p इक्वल टू p प्लस वन, यानी कि p को एक इंक्रीमेंट कर देगा। तो यहाँ पे चेक हो रहा है कंडीशन इफ एक्स डॉट लेटर काउंट, यानी कि जो लेटर काउंट है उसको चेक करेगा कि कितने लेटर आ रहे हैं। अगर लेटर काउंट क्या होगा, 2 से डिविजिबल होगा, यानी कि क्या होगा, इवन नंबर होगा। अगर इवन है तो पी को क्या कर रहा है, एक इंक्रीमेंट कर रहा है। अब आप ये ना सोचना कि एक्स डॉट लेटर काउंट का जो फंक्शन है वो कहाँ पे है। ये एक तरह का मेथड या फिर आप बोल सकते हो ये फंक्शन है जिसको कॉल किया गया। इसका काम क्या होगा, आप डायरेक्टली ये ना बताओ कि इसको कहाँ डिफाइन किया गया, क्या है, यूज़र डिफाइन है या फिर सिस्टम डिफाइन है, प्री डिफाइन है, ये सब चीज़ें ना समझो, ये प्रोग्रामिंग लैंग्वेज की बात होती है। देखो अब यहाँ पे समझो कि नेम से आप डिसाइड कर लो लेटर काउंट, यानी कि इसका काम होगा लेटर को काउंट करना। अगर लेटर काउंट मॉड्यूलो 2 से अगर डिवाइड हो रहा है और रिमाइंडर जीरो आ रहा है और बराबर जीरो के आ रहा है तो इसका मतलब कि वो कहीं ना कहीं इवन होगा। ठीक है, इवन नंबर उसमें होंगे। अगर इवन है तो क्या करेगा, पी को जो इनिशियलाइज किया था जीरो पे उसको एक इंक्रीमेंट कर देगा। यानी कि पी कब इंक्रीमेंट हो रहा है, जब लेटर काउंट 2 से टोटली डिवाइड हो जा रहा है, यानी कि रिमाइंडर जीरो आ रहा है, या फिर आप बोलोगे कि इवन नंबर आ रहा है। अगर इवन नहीं है, अगर मान लो कि 2 से 4 है वो कट जा रहा है, तब तो यही तो एग्जीक्यूट होगा और फिर बाहर आ जाएगा, एग्जिट हो जाएगा। लेकिन सपोज करो अगर लेटर काउंट 5 आ जा रहा है तो जो 5 को आप क्या करोगे, अगर मान लो 5 आ रहा है, 5 को 2 से डिवाइड करो कितना आएगा, 2 2 जा 4, 5 में से 4 जा 1, यहाँ पर रिमाइंडर क्या आ रहा है 1। अब ये चेक करेगा जो 1 है क्या जीरो के इक्वल है, नहीं, क्योंकि ये ऑड है, ये 2 से डिविजिबल नहीं है। तो जो इफ वाला है ये एग्जीक्यूट ना करके कहाँ पे आएगा, एल्स वाले सेगमेंट में आएगा। फिर अब क्या होगा, एल्स वाला एग्जीक्यूट होगा। फिर एल्स में क्या चेक हो रहा है कि एक तो चेक हो रहा है कि पहला क्या होगा, इवन पहले चेक किया कि अगर इवन नहीं है तब आएगा। इवन नहीं यानी कि अगर ऑड कोई नंबर है तो जाके वो कहाँ पे आ रहा है, एल्स वाले सेगमेंट में आ रहा है। तो एक तो स्टेटमेंट चेक हो रहा है कि वो ऑड होना चाहिए। ठीक है, इवन नहीं है यानी कि ऑड है।
अगर ऑड है फिर उसके बाद देखो इफ कंडीशन एक लगाया गया है, इफ एक्स डॉट पार्ट ऑफ स्पीच इक्वल टू एडवर्ब, यानी कि पार्ट ऑफ स्पीच भी चेक कर रहा है। पार्ट ऑफ स्पीच में क्या चेक कर रहा है कि अगर एडवर्ब है तो यानी दो चेक हो रहा है, एक चेक हो रहा है कि जो एक्स डॉट लेटर काउंट है, यानी कि यहाँ पे चेक हुआ कि ऑड होना चाहिए, और दूसरा क्या होना चाहिए कि जो पार्ट ऑफ स्पेस का वो एडवर्ब होना चाहिए। अगर दोनों कंडीशन मीट होते हैं तो फिर क्या होगा, क्यू को एक इंक्रीमेंट कर रहा है। तो आप यहाँ पे ध्यान देना, एक तो कंडीशन चेक हो रहा है ऑड का और दूसरा कंडीशन चेक हो रहा है एडवर्ब होना चाहिए। फिर क्या होगा, दोनों अगर कंडीशन मीट कर रहे हैं तो इंक्रीमेंट हो रहा है। और पी वाले में क्या हुआ था, केवल इवन नंबर होना चाहिए था। फिर मूव एक्स टू टेबल 2। तो ये तो सिंपल चीज़ आपको समझ में आ गई। अब हम क्वेश्चन को देखते हैं, क्वेश्चन क्या पूछता है, What will P represent at the end of execution? P यहाँ पे देखना, P जो पूछ रहा है कि P जो है वो एग्जीक्यूशन के एंड में क्या रिप्रेजेंट करता है। अब आपने देखा यहाँ पे ये वाला सेगमेंट में P है, P कब इंक्रीमेंट हो रहा है, ये वाला इफ वाला कंडीशन चेक हो रहा है। इफ वाले कंडीशन में क्या हो रहा है, यहाँ पे इवन चीज़ें चेक हो रही हैं कि वो जो है वो 2 से टोटली डिवाइडेड है या नहीं, उसका जो रिमाइंडर आ रहा है वो 0 आ रहा है कि नहीं आ रहा है। 0 कब आएगा, जब वो इवन नंबर होगा। तो देखो जहाँ पे इवन को छोड़ के ऑड आ रहा है वो तो ऐसे ही मतलब क्या हो जाएंगे, एलिमिनेट हो जाएंगे ऑप्शन। अब इवन वाले में चेक करना है। फर्स्ट वाले ऑप्शन बोल रहा है कि नंबर ऑफ वर्ड्स विद एन इवन लेटर काउंट, और थर्ड वाले ऑप्शन बोल रहा है नंबर ऑफ एडवर्ब विद एन इवन लेटर काउंट। अब देखो यहाँ पे जो फर्स्ट वाले में है, यहाँ पे तो कोई एडवर्ब की बात हो ही नहीं रही है, पार्ट ऑफ स्पीच की बात हो ही नहीं रही है, यहाँ पे बात हो रही थी क्यू वाले में। तो देखो यहाँ पे साफ साफ दिख रहा है कि हमें पी वाले में हमने कोई कंडीशन चेक नहीं किया था कि वो एडवर्ब है या नहीं है। हम सिंपली देख रहे थे कि लेटर काउंट को 2 से डिवाइड किया और अगर रिमाइंडर 0 आ गया तो हम बोलेंगे क्या है, वो इवन लेटर काउंट करेगा। तो इसका जो फर्स्ट ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर ए, कौन सा ऑप्शन, ऑप्शन ए जो होगा, मैं इसका कलर चेंज कर देता हूँ, ऑप्शन ए जो होगा नंबर ऑफ वर्ड्स विद एन इवन लेटर काउंट, वो राइट होगा। ऑड की तो बात ही नहीं होती, वो गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ एडवर्ब नंबर ऑफ एडवर्ब की बात ही नहीं होती, एडवर्ब की बात कहाँ हो रही है, जहाँ पे हम क्यू को इंप्लीमेंट कर रहे हैं। और ऐसे ही नंबर ऑफ एडवर्ब विद एन ऑड लेटर काउंट, ये भी गलत है। इसका राइट ऑप्शन कौन सा होगा, 1 ऑप्शन राइट होगा। सेकंड क्वेश्चन देखो, सेकंड क्वेश्चन मिलता जुलता ही क्वेश्चन है। इसमें पहले वाले में पी के बारे में पूछा गया था, सेकेंड वाले में आपसे क्या पूछा रहा है, क्यू के बारे में पूछ रहा है। क्या बताओ, व्हाट विल क्यू रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। क्यू जो होगा वो अंत में क्या मतलब रिप्रेजेंट करेगा। तो अभी हमने देखा ये इवन था और इसमें हमने देखा था कि ये 2 चीज़ें चेक कर रहा है, एक तो है ऑड और दूसरा क्या, दूसरा एडवर्ब। तो अगर दोनों ऑप्शन के दोनों जो ये सेगमेंट है अगर दो किसी ऑप्शन में प्रेजेंट है तो वही ऑप्शन राइट होगा। अब देखो यहाँ पे नंबर ऑफ वर्ड्स विद एनी लेटर काउंट, ये तो सरासर गलत है, यहाँ पे एडवर्ब की जिक्र ही नहीं की है। नंबर ऑफ एडवर्ब सही है, दोनों में सही है। यहाँ पे इवन लेटर काउंट ये तो गलत है, क्योंकि यहाँ पे जो चेक हो रहा है वो वहाँ पे क्या चेक हो रहा है, तो हमने पहले बताया कि यहाँ पे चेक हुआ इवन, इवन ना होने के बाद फिर एल्स में आएगा। तो अगर इवन नहीं होगा तो वो नंबर क्या होगा, ऑड होगा। तो यहाँ पे इवन का तो कोई सवाल ही नहीं है, तो हमने इसको एलिमिनेट कर दिया। अब बचे ऑड। अब देखो इसमें साफ साफ दिख रहा है नंबर ऑफ एडवर्ब विद एन, ये वाला ऑप्शन देखो डी ऑप्शन, नंबर ऑफ एडवर्ब विद एनी लेटर काउंट, ऐसा तो नहीं है। वो देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, यहाँ पे आपका सेगमेंट चेक हुआ कि अगर इवन है तो पी इंक्रीमेंट हो रहा है, अगर ऑड है तब एडवर्ब में जा रहा है। तो यहाँ पे डी वाला ऑप्शन भी एलिमिनेट हो जाएगा, यहाँ पे डी वाला भी ऑप्शन एलिमिनेट हो जाएगा, और जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन कौन सा राइट होगा, ऑप्शन 2 इसमें राइट होगा। यहाँ पे क्या दिया हुआ है, नंबर ऑफ एडवर्ब्स विद एन ऑड लेटर काउंट, क्योंकि यहाँ पे 2 कंडीशन चेक हो रहे हैं, एक तो ऑड और दूसरा पार्ट ऑफ स्पेस का वो एडवर्ब होना चाहिए। ठीक है, समझ में आया, आपके 2 क्वेश्चन पूरे हो गए। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन कहते हैं द फॉलोइंग सूडो कोड एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर डेटा सेट। ठीक है, स्कोर डेटा सेट लिया गया और इस पर ये सूडो कोड रन कराया गया। ठीक है, तो आपसे कुछ उसके बेसिस पे कुछ क्वेश्चन पूछे हैं। क्वेश्चन क्या पूछे हैं, एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ई विल बी ट्रू, यानी कि बोला कि ई जो है वो कब ट्रू होगा। ठीक है, लास्ट में एग्जीक्यूशन में। तो उसको पहले हम सूडो कोड को देखते हैं। सूडो कोड को आप ध्यान से देख रहे हो कि फर्स्ट स्टेटमेंट में क्या बोल रहा है, ई को इसने इनिशियलाइज कर दिया, एक बुलियन वैल्यू दे दिया इसको ट्रू। ठीक है, ई को पहले ट्रू सेट कर दिया, फिर वाइल जो कंडीशन, वाइल जो लूप है वो चेक करेगा और वो यहाँ तक रन करेगा। ठीक है, इसमें क्या कर रहा है, फर्स्ट रो ये रीड कर रहा है टेबल 1 से, और यहाँ पे देखना, यहाँ पे पहला कंडीशन चेक हो रहा है इफ एक्स डॉट जेंडर, यानी कि एक्स का जेंडर अगर फीमेल है तब ये आगे बढ़ रहा है। ठीक है, तब ये इफ वाली जो कंडीशन है वो चेक करेगा। इफ कंडीशन चेक करने के बाद जो इफ का ये है आपका सेगमेंट है, यानी कि इफ जो है वो वाली चीज़ें आगे बढ़ेंगी, इफ वाला जो ब्रैकेट है वो उसके अंदर जाएगा, इफ वाला कोड एग्जीक्यूट होगा। आप समझो, इफ पहला कंडीशन चेक हो रहा है कि जेंडर क्या होना चाहिए, फीमेल होना चाहिए। फिर उसके बाद दूसरा इफ कंडीशन चेक हो रहा है इफ एक्स डॉट फिजिक्स का जो नंबर है वो 60 से कम हो, और एक्स डॉट केमिस्ट्री का नंबर क्या हो, 60 से कम हो। फिर मैथ्स का जो नंबर है वो 60 से क्या हो, कम हो। तो फिर क्या होगा,
ई को इसको फॉल्स कर दे रहा है, यानी कि ई फॉल्स कब होगा, दो चीज़ें होनी चाहिए, एक तो फीमेल होनी चाहिए, या फिर फिजिक्स में 60 से नंबर कम हो, या फिर केमिस्ट्री में 60 से नंबर कम हो, या फिर मैथ्स का नंबर 60 से कम हो, तब भी जाके ई क्या होगा, फॉल्स होगा। लेकिन आपको एक क्वेश्चन पूछा है कि ई जो होगा वो ट्रू कब होगा, ये आपको बताना है। तो आप बताओ ई कब ट्रू होगा। पहले हम सारे ऑप्शन देख लेते हैं। ऑल फीमेल्स स्टूडेंट हैव स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 इन आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। ऑल फीमेल स्टूडेंट हैव स्कोर लेस देन 60 इन आइदर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ। फिर थर्ड ऑप्शन बोल रहा है देयर इज एटलीस्ट वन फीमेल स्टूडेंट विथ स्कोर लेस देन 16 फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स। और फिर बोल रहा है ऑल फीमेल स्टूडेंट्स हैव स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 16 फिजिक्स, केमिस्ट्री एंड मैथ्स। अब यहाँ पे चेक करने की वाली बात है, यहाँ पे ये वाला चेक करो। देखो यहाँ पे क्या हो रहा है, चेक इफ एनी ऑफ द स्कोर फॉर फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ आर बिलो 60। ठीक है, अब यहाँ पे तभी ये क्या होगा, ट्रू होगा। अब ये कंडीशन कब ट्रू हो सकती है, यानी कि ये जो ई इक्वल टू फॉल्स हो रहा है वो कब ट्रू हो सकता है, ये दो ही टाइम पे ट्रू हो सकता है। जब आपका जो फर्स्ट वाला इफ सेगमेंट है, इफ एक्स डॉट जेंडर इक्वल टू एफ फीमेल चेक कर रहा है, तब जाके ये फॉल्स हो रहा है। अगर सपोज करो जेंडर अगर मेल होगा तो ये वाला कंडीशन फॉल्स हो जाएगा, तब तक ये ई वाला यहाँ पे क्या होगा, ई पहले हमने ट्रू इनिशियलाइज कर दिया है तो यहाँ पे तो कोड आएगा ही नहीं, तब तो ई ट्रू हो सकता है। पहला केस कब होगा, जब जो जेंडर होगा वो मेल होगा, तब ये ई जो होगा वो ट्रू होगा। दूसरा कब कंडीशन होगा, जब ई ट्रू होगा, तब कंडीशन ट्रू होगा जब ये सभी फीमेल की एंट्री जो है वो स्कोर जो उनका है वो 60 है या फिर हायर है इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ्स में। कब होगा, जब उनका स्कोर 60 या 60 से ज़्यादा हो। देखो यहाँ पे क्या है, इसमें कम की बात की गई है, फिजिक्स में 60 से कम, केमिस्ट्री में 60 में कम और आपके मैथ्स में कम। तो ये कंडीशन फॉल्स कब होगा, जब किसी फीमेल का जो स्कोर है वो 60 हो या फिर ज़्यादा हो, किसमें, फिजिक्स में, केमिस्ट्री में और मैथ में। यानी कि जो आपका फोर्थ ऑप्शन दिख रहा है ना, जो यहाँ पे फोर्थ ऑप्शन है, ऑल फीमेल स्टूडेंट हैव स्कोर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 इन फिजिक्स, केमिस्ट्री और एंड मैथ्स। यानी कि ऐसा कोई ऑप्शन है, यानी कि ऐसा कोई फीमेल स्टूडेंट है जो कि वो फीमेल हो और साथ ही साथ जो उसका स्कोर है वो 60 हो या फिर उससे ज़्यादा हो, किसमें, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ में, तब जाके ये कंडीशन क्या होगा, ई इक्वल टू ट्रू होगा। ठीक है, अब आगे चलते हैं, अगला क्वेश्चन क्या है उसको देखते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहता है, फोर्थ नंबर क्वेश्चन, थोड़ा सा बड़ा क्वेश्चन है लेकिन आपको समझने की जरूरत है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, आप ध्यान से पढ़ो। द फॉलोइंग pseudo कोड एग्जीक्यूटेड यूजिंग द शॉपिंग बिल्स डेटा सेट प्रोसीजर चेक शॉपिंग balls except at a card Y and return true if the minimum total bill amount of shop is greater than the average total bill amount of shop from where the card Y is generated, otherwise return false. The choose the correct fragment to complete the procedure. इट इज़ अ मल्टीपल सेलेक्ट ऑप्शन, यानी कि यहाँ पे एक से ज़्यादा ऑप्शन राइट हो सकते हैं। ठीक है, नोट मैक्स वैल्यू रिप्रेजेंट द मैक्सिमम बिल अमाउंट ऑफ शॉप। अब इसमें क्या करना है, आपको पहले जो सूडो कोड दिया गया है उसको ध्यान से पढ़ना है, फिर आप अगला स्टेप पे जाओगे और आगे सॉल्व करोगे। अब देखो कुछ इसमें ऐसे भी स्टेप्स होते हैं जिसमें आपको डायरेक्टली आप इनके ऑप्शन को देखिए क्या कर सकते हो, इनके ऑप्शन को एलिमिनेट कर सकते हो। क्वेश्चन को पढ़ो और डायरेक्टली आ जाओ आप किस पे, आप आ जाओ ऑप्शन पे। अब देखो क्वेश्चन में पूछा क्या है वो आप ध्यान से देख लो। क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, इफ द मिनिमम टोटल बिल अमाउंट। अब देखो मैं यहाँ पे कुछ पढ़ूंगा ही नहीं, आपको यहाँ पे फिल द कोड एंटर करना है, लेकिन इसको आपको पढ़ने की जरूरत नहीं है। आप देखो स्मार्ट ट्रिक लगाओ, इफ द मिनिमम टोटल बिल अमाउंट ऑफ द शॉप इज ग्रेटर, यानी कि बोल रहा है कि जो मिनिमम टोटल अमाउंट होना चाहिए ना, क्या होना चाहिए, जो मिनिमम अमाउंट होना चाहिए, मिनिमम अमाउंट जो होगा वो ग्रेटर देन, क्या साफ साफ लिखा है, मिनिमम टोटल बिल अमाउंट ऑफ शॉप इज ग्रेटर देन एवरेज टोटल बिल। क्या होना चाहिए, मिनिमम जो अमाउंट है वो ग्रेटर देन होना चाहिए एवरेज टोटल बिल के। ठीक है, तो ही क्या होगा, एवरेज टोटल बिल अमाउंट ऑफ शॉप वेयर द कार्ड वाइज जनरेटेड, अदरवाइज रिटर्न फॉल्स। अब देखो तभी ट्रू होगा जब मिनिमम अमाउंट एवरेज से क्या हो, बड़ा हो, ग्रेटर देन, यही है। और ये आपको फिल करना है यहाँ पे। अब एक एक ऑप्शन को देखो, फर्स्ट वाले ऑप्शन में क्या लिख रहा है, इफ मिनिमम अमाउंट ग्रेटर देन और इक्वल टू। अब यहाँ पे क्वेश्चन में कहीं भी इक्वल टू की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे ग्रेटर देन की बात हो रही है, तो फर्स्ट जो ऑप्शन हो गया वो पहले ही आप खारिज कर दोगे। फिर ऐसे ही आपका जो थर्ड ऑप्शन, इसमें भी मिनिमम ग्रेटर देन और इक्वल टू की बात हो रही है, तो भी ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। अब देखो आपका थर्ड, आपका सेकेंड और फोर्थ, ये दो ऑप्शन बचे। अब देखो इसमें आपको दिमाग लगाना है।
आप पहले सेकंड वाले में देखो, सेकंड वाले में क्या बोल रहे हैं, इफ वाई डॉट टोटल बिल अमाउंट ग्रेटर देन मिन अमाउंट। अब देखो ये तो साफ साफ बात हो रही है, ये हमारे क्वेश्चन में क्या बात हो रही है, एवरेज की बात हो रही है। अब इसमें कहीं आपका एवरेज आ रहा है, नहीं आ रहा है। हमें पूछा गया है, बताया गया है कि ट्रू कभी वो रिटर्न करेगा जब मिनिमम अमाउंट जो होगा वो एवरेज से बड़ा हो। अब यहाँ पे ना मिनिमम अमाउंट की जिक्र की गई है, मिनिमम अमाउंट तो है लेकिन यहाँ पे एवरेज अमाउंट की जिक्र नहीं की गई, यहाँ पे टोटल बिल अमाउंट है, तो ये भी ऑप्शन क्या होगा, गलत हो जाएगा। अब फोर्थ वाला ऑप्शन देखो, इसमें डायरेक्टली मेंशन किया गया मिनिमम अमाउंट इज ग्रेटर देन एवरेज अमाउंट, तो यही जो ऑप्शन होगा वो हमारा राइट होगा। तो देखा आपने, हमने केवल एक जो लॉजिक पकड़ा और उसी के हिसाब से क्या हुआ, आराम से क्वेश्चन जो होगा ऑप्शन के हिसाब से ऑप्शन हमने एलिमिनेट कर दिया और जो राइट ऑप्शन है वो डायरेक्टली हमें मिल गया। तो आप ऐसे भी क्वेश्चन को डायरेक्टली सॉल्व कर सकते हो बिना आप इतने स्यूडो कोड को ध्यान से पढ़े हुए। समझ में आया? तो हम अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 क्या कहता है, इसको ध्यान से पढ़ो। The following pseudocode is executed using a score dataset. What will A represent at the end of execution? आपको बताना है कि जो A है ना यहाँ पे, ये लास्ट में एग्जीक्यूशन के एंड में ये क्या रिप्रेजेंट करेगा। तो आपको पहले ध्यान से पढ़ लो pseudocode क्या कह रहा है। A इक्वल टू 0, A को 0 में स्लाइस कर रहा है, Y वाला लूप यहाँ से स्टार्ट हो रहा है चलना, रीड द फर्स्ट टू X इन द टेबल 1। फिर आप ध्यान से देखो यहाँ पे B को पहले ही क्या कर रहा है, ट्रू सेट कर रहा है, बी में क्या कर रहा है, एक बुलियन वैल्यू यानी कि ट्रू इसमें सेट कर रहा है, इसको इनिशियलाइज कर दे रहे हैं। और फिर कंडीशन चेक हो रही है इफ़ की, इफ़ एक्स डॉट फिजिक्स का जो नंबर है, फिजिक्स का नंबर ग्रेटर देन और इक्वल टू 60 है, एंड और क्या होना चाहिए, फिजिक्स का नंबर 60 से या फिर 60 से बड़ा होना चाहिए या फिर इक्वल होना चाहिए 60 के, और केमिस्ट्री का भी नंबर क्या होना चाहिए, 60 या 60 से बड़ा होना चाहिए। मैथ्स का नंबर भी क्या होना चाहिए, 60 से बड़ा या फिर इक्वल होना चाहिए। अगर ये कंडीशन तीनों के तीनों मीट होते हैं तो बी क्या हो जाएगा, फॉल्स हो जाएगा। और देखो इफ़ बी, अब देखो यहाँ पे क्या होता है ना, मैंने बताया कि बी क्या है, एक बुलियन वैल्यू स्टोर कर रहा है। बी में क्या पहले स्टोर किया जा रहा है, बी में पहले स्टोर किया जा रहा है ट्रू। अब देखो कहीं भी अगर बी में कोई बुलियन वैल्यू स्टोर की जा रही है और इफ़ बी ब्रैकेट में लिखा जा रहा है, इसका मतलब अगर बी का वैल्यू अगर ट्रू स्टोर है तो वो इफ़ वाला कंडीशन एग्जीक्यूट होगा, इफ़ वाला जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। अगर फॉल्स आ रहा है, अगर यहाँ पे फॉल्स स्टोर है तो ये वाला जो कंडीशन है वो फॉल्स हो जाएगा, यानी कि बुलियन जो है वैल्यू फॉल्स है, तो ये वाला जो इफ़ वाला जो ब्रैकेट वाला कोड है वो एग्जीक्यूट नहीं करेगा। तो देखो इफ़ वाला जो ब्रैकेट है एग्जीक्यूट करेगा तभी ए में क्या होगी, वैल्यू इंक्रीमेंट होगी। अगर बी की वैल्यू अगर फॉल्स है तो ये वाला जो कोड है वो रन ही नहीं करेगा। तो देखो बी की वैल्यू फॉल्स कब हो रही है, जब ये वाला कंडीशन मीट हो रहा है, और ट्रू कब हो रहा है, जब ये वाला कंडीशन मीट ना हो। तभी क्या है, हमने पहले इनिशियलाइज किया हुआ है बी को ट्रू पे, तो बी का वैल्यू ट्रू होगा तभी ये वाला कोड रन करेगा, और ये वाला रन तभी करेगा जब बी की वैल्यू ट्रू हो। फॉल्स कब हो जाएगा, जब इफ़ वाला कंडीशन अगर ट्रू होगा तब बी की वैल्यू क्या कर दे रहा है, फॉल्स कर दे रहा है। यानी कि अगर ये इफ़ वाला जो कंडीशन है अगर ये मीट ना करे तब हमारे बी का वैल्यू इंक्रीमेंट होगा और ए क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा। तो पहले ऑप्शन को देख लेते हैं, ऑप्शन क्या कहता है, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर एबव 60 ऑन इन ऑल 3 सब्जेक्ट। पहला ऑप्शन ये बोल रहा है कि क्या कर रहा है, ए की वैल्यू ये बताएगा कि नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर एबव 60 इन ऑल 3 सब्जेक्ट। अब ऐसा बात है, देखो ऐसा नहीं है, अगर यहाँ पे इक्वल वाला भी साइन है, इक्वल और ग्रेटर देन, लेकिन यहाँ पे क्या हो रहा है, इसमें एबव की बात हो रही है, तो ये तो गलत हो सकता है, ये ऑप्शन गलत है, यहाँ पे इक्वल की बात ही नहीं कहीं की गई है। दूसरा ऑप्शन चेक करो, नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर बिलो 60 इन एटलीस्ट एनी वन सब्जेक्ट। अब यहाँ पे बोल रहा है कि ऐसे बच्चे नंबर ऑफ स्टूडेंट बिलो 60 इन एटलीस्ट एनी वन सब्जेक्ट। अब यहाँ पे देखो ध्यान से, अगर ये पहले वाला कंडीशन फॉल्स तब होगा जब फिजिक्स का नंबर जो हो वो ग्रेटर देन हो या फिर इक्वल हो 60 के, या फिर केमिस्ट्री में इक्वल हो या फिर ग्रेटर हो 60 के, यानी कि मैथ का नंबर भी ग्रेटर हो और इक्वल हो 60 के। अब साफ साफ दिख रहा है कि अगर ये कंडीशन ट्रू है तो इसका मतलब ऐसा कोई बच्चा अगर होगा जिसका किसी भी अगर सब्जेक्ट में 60 से अगर कम नंबर है तो फिर क्या होगा, वो इस कंडीशन को मैच नहीं करेगा। अगर ये कंडीशन मैच नहीं करेगा तो बी जो होगा फॉल्स नहीं होगा, बी क्या होगा, ट्रू ही हो जाएगा। तो ये वाला जो ऑप्शन है
ऑप्शन नंबर 2 ये राइट होगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर्ड बिलो 60 इन एटलीस्ट एनी वन सब्जेक्ट, यानी कि अगर कोई बच्चे का नंबर जो है वो 60 से नीचे हो तब क्या होगा, वो कंडीशन ट्रू होगा, बी ट्रू होगा और ये वाला सेगमेंट क्या होगा, एग्जीक्यूट करेगा। ठीक है, अगला ऑप्शन देख लो, ए विल ऑलवेज बी जीरो। अब देखो ऐसा नहीं है कि हमेशा जीरो होगा, कुछ ऐसे ही बच्चे होंगे जिनके फिजिक्स में 60 या 60 से कम हो, केमिस्ट्री में 60 या 60 से कम हो, मैथ में 60 से कम हो, 60 के बराबर है 60 से कम हो, तो ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ स्टूडेंट स्कोर्ड एग्जैक्टली 60 इन ऑल 3 सब्जेक्ट, अब ये भी गलत है, यहीं पे तो आपका चेक हो रहा है कि इक्वल टू और ग्रेटर देन होना चाहिए, तो यहाँ पे कैसे एग्जैक्टली 60 वाला सही होता है, तो ये भी ऑप्शन रॉन्ग होगा, तो इसमें जो राइट ऑप्शन होगा वो ऑप्शन नंबर 2 राइट होगा। ठीक है, अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन क्या कहते हैं, the following pseudocode is executing using the score dataset. At the end of execution, variable count capture the number of students whose total marks are more than the average of entire dataset. अब यहाँ पे जहाँ पे बड़ा स्टेटमेंट आता है ना, उसको पहले लिख लिया करो। अब उसको बोल रहा है whose total marks, तो यहाँ पे लिख लो, आपको हम TM से टोटल मार्क्स को जनरेट कर रहे हैं। टोटल मार्क्स आर मोर देन यानी कि ग्रेटर देन, और मोर देन द एवरेज, यानी कि एवरेज मार्क्स से क्या होना चाहिए, उसका टोटल मार्क ग्रेटर देन होना चाहिए। तो हमने यहाँ पे लिख लिया जो उसका टोटल मार्क है वो एवरेज मार्क से ग्रेटर देन है। बट हैव स्कोर्ड बिलो द सब्जेक्ट एवरेज इन एनी 2 सब्जेक्ट, यानी कि एक और स्टेटमेंट दिया हुआ है, लेकिन जो उसका जो सब्जेक्ट स्कोर है ना, क्या होना चाहिए, जो उसका स्कोर होना चाहिए वो लेस देन होना चाहिए किससे, जो आपका सब्जेक्ट एवरेज स्कोर SAVG लिख देते हैं। ठीक है, उसका जो स्कोर होना चाहिए वो सब्जेक्ट एवरेज स्कोर से क्या होना चाहिए, किसी भी, यहाँ पे ध्यान से देखो, सब्जेक्ट एवरेज इन एनी 2 सब्जेक्ट्स, यानी कि क्या होना चाहिए, उसका जो स्कोर है वो बिलो होना चाहिए सब्जेक्ट एवरेज इन एनी 2 सब्जेक्ट, यानी कि 2 सब्जेक्ट में से किसी में भी जो स्कोर है वो एवरेज से कम हो। एज्यूम दैट द वेरिएबल ABGT होल्ड द एवरेज वैल्यू ऑफ टोटल मार्क्स, ABGB फिजिक्स क्या करेगा, ABGC का एवरेज टोटल मार्क रखेगा, होल्ड करेगा, और ABGM मैथ का करेगा। तो आपको पता चल गया क्या करना है, आपको ये कंडीशन दिखाना है, यानी कि यहाँ पे फिल करना है कि यहाँ पे कोड आपको लिखना है आपके ऑप्शन में से जिसमें ये हो कि जो उसका टोटल मार्क हो वो एवरेज वाले से क्या हो, एवरेज टोटल मार्क के डेटा से ग्रेटर देन हो, और जो उसका स्कोर हो वो जो सब्जेक्ट एवरेज जो होगा 2 सब्जेक्ट का उससे कम होना चाहिए। तो ये 2 कंडीशन मैच करनी चाहिए। अब देखो, अब यहाँ पे तो आप कोड देखोगे, आप कोड देखो या ना देखो, आप डायरेक्टली ऑप्शन से भी इसको देख सकते हो। ऑप्शन देखो कैसे चेक करेंगे। अब ऑप्शन में आपको देखना है कि जो टोटल मार्क है वो तो कंपल्सरी है, वो तो चेक करना ही है। टोटल मार्क क्या होना चाहिए, वो एवरेज से बड़ा होना चाहिए, और साथ ही साथ देखो यहाँ पे देखो, आप समझना ध्यान से, यहाँ बोल रहे हैं हुज टोटल मार्क्स आर मोर देन द एवरेज ऑफ एंटायर डेटा सेट, बट लेकिन माने कि पहले तो ये चेक हो, लेकिन ये भी कंडीशन मीट करना चाहिए। तो जहाँ पे बट आ जाए यानी कि वहाँ पे एंड कंडीशन यूज हो रहा है, वहाँ पे आप और नहीं यूज कर सकते, यानी कि जो आपका टोटल मार्क है वो तो एवरेज से बड़ा ही होना चाहिए, और साथ ही साथ ये वाला भी कंडीशन मीट होना चाहिए। तो यहाँ पे एंड वाला प्रयोग हो रहा है, यानी कि बट या फिर बोलो आप एंड। तो आप ऑप्शन देखो, यहाँ पे जो 3rd और 4th ऑप्शन है, 3rd और 4th में क्या है, ए और लिखा हुआ है। अब देखो ए इक्वल टू ट्रू कब हो रहा है, जब टोटल जो है वो एवरेज से बड़ा हो तब ए इक्वल टू ट्रू हो रहा है। तो अब देखो यहाँ पे आप और तो यूज ही नहीं कर सकते हो, ए तो कंपलसरी है, और साथ ही साथ आपके अगले जो स्कोर जो है वो एवरेज वाले से बड़ा होना चाहिए सब्जेक्ट से, वो आगे कंडीशन मीट करेगा। लेकिन आप पहले ही देख रहे हो यहाँ पे और कंडीशन है, तो ये सरासर पहले ही आपको क्या करना है, इसको एलिमिनेट कर देना है। ये तो ऑप्शन 2 हो ही नहीं सकते, क्योंकि यहाँ पे एंड की बात हो रही है, यहाँ पे बट लगाया गया है। ठीक है, तो आपके आप बचे 2 ऑप्शन। अब 2 ऑप्शन में से आपको देखो कैसे एलिमिनेट करना है। अब यहाँ पे आपको दिया हुआ है कि जो आपका टोटल मार्क है वो एवरेज मार्क से बड़ा होना चाहिए, एंड यहाँ पे क्या है, एंड स्कोर इज लेस देन यानी कि बिलो द सब्जेक्ट एवरेज इन एनी 2 सब्जेक्ट, यानी कि केवल 2 सब्जेक्ट में उसके सब्जेक्ट एवरेज क्या होना चाहिए, उसका स्कोर से कम होने चाहिए। अब लेकिन ये वाला देखो, ऑप्शन सेकंड देखो, जहाँ पे एंड की बात हो रही है, और बी एंड सी एंड डी एंड बी। और जब आप यहाँ पे देखो ना, बी इक्वल टू ट्रू कब होगा, जब मैथ्स का जो नंबर है वो एवरेज मार्क से, एवरेज मैथ के नंबर से कम हो, या फिर और साथ में क्या हो, फिजिक्स का जो नंबर है वो एवरेज फिजिक्स के जो नंबर से उससे कम हो, फिर आपका तभी ये आपका बी ट्रू होगा। फिर आपका फिजिक्स जो है वो एवरेज पी से कम हो, एवरेज फिजिक्स से कम हो, फिर केमिस्ट्री का नंबर एवरेज केमिस्ट्री से कम हो, तब जाके सी क्या होगा, ट्रू होगा। यानी कि अगर 2-3 कंडीशन को आप एक साथ ऐड कर दोगे, तो अगर मान लो सपोज करो
अगर आप बी और सी को ट्रू रख रहे हो, दोनों को आप काउंट कर रहे हो, एंड लगा रहे हो, तो जब आप एंड लगाओगे इसका मतलब उसका मैथ में भी कम होना चाहिए एवरेज मार्क मैथ से, और फिजिक्स में भी तो कम होना चाहिए, और साथ ही साथ केमिस्ट्री का भी ले रहे हो। लेकिन आपको क्वेश्चन में क्या बोला है, एनी टू सब्जेक्ट, आप 2 सब्जेक्ट का केवल लो, 3 सब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। तो ये वाला भी स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, ये वाला स्टेटमेंट भी फॉल्स हो जाएगा। तो बचा एक ऑप्शन, ये वाला ऑप्शन राइट होगा। यहाँ पे देखो साफ साफ लिखा है, यहाँ पे 2 की बात नहीं की गई है, यानी कि यहाँ पे 2 की बात की गई है, 2 से ज़्यादा की बात नहीं हो रही। जैसे यहाँ पे 2 से ज़्यादा सब्जेक्ट्स में देख रहा था कि जो उसका एवरेज सब्जेक्ट स्कोर हो वो एक्चुअल स्कोर से कम होना चाहिए, लेकिन यहाँ पे आप देखोगे यहाँ पे केवल 2 की बात ही हो रही है। यहाँ पे एक तो एंड लगाया गया जहाँ पे टोटल मार्क एवरेज मार्क से कम होना चाहिए, और यहाँ पे एंड लगा हुआ है, बट लगा हुआ था, तो इसलिए एंड तो सही है यहाँ पे। लेकिन जो बी और सी और डी जो लगा है लॉजिक, वो एकदम सही है, क्योंकि बी ट्रू होगा जब 2 का जो एवरेज मार्क है वो कम हो, और ऐसे ही अगर सी ट्रू होगा जब 2 का कम हो। लेकिन जब दोनों को और के साथ रखोगे तब तो सही है, अगर एंड लगा देते तो ये गलत हो जाता, लेकिन यहाँ पे क्या और ही लगा हुआ है, तो यानी कि ये वाला ऑप्शन राइट होगा। ठीक है, अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। तो 7th क्वेश्चन आप देखो, इसमें आपको दिया गया है द फॉलोइंग सूडो कोड इज एग्जीक्यूटिंग यूजिंग ए कोड डेटा सेट। आपको ये सूडो कोड दिया गया है और आपसे पूछा है एट द एंड ऑफ द एग्जीक्यूशन ए रिप्रेजेंट द नंबर ऑफ स्टूडेंट्स फ्रॉम मदुरई हैविंग टोटल मार्क्स, और ये ऑप्शन दिए गए हैं। तो आपको पहले सूडो कोड को ध्यान से पढ़ना होगा। देखो सूडो कोड में दिया क्या है, यहाँ पे जो पूरा ऊपर वाला लाइन है, यहाँ पे इनिशियलाइजेशन किया गया है, सम इक्वल टू 0 किया गया, सम बी इक्वल टू 0 इनिशियलाइज किया गया, काउंट ए इक्वल टू 0 किया गया, और जो वेरिएबल्स हैं उनको 0 पे इनिशियलाइज कर दिया गया। और फिर आगे वाइड वाला पोर्शन चल रहा है, वाइड वाले पोर्शन में उसके बाद बोल रहा है, यानी वाइड लूप चल रहा है। ये जो स्टेटमेंट इसका होगा वो कई बार एग्जीक्यूट होगा, यानी कि रिपीटेड वे में एग्जीक्यूट होगा। रीड द टॉप कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल 1, आपको एक्स जो कार्ड है वो पाइल 1 से रीड करना है। फिर यहाँ पे इफ कंडीशन ध्यान से देखो, इफ एक्स डॉट सिटी टाउन इक्वल टू वैल्यूर, यानी कि एक्स जो सिटी टाउन है अगर वो वैल्यूर है तभी आपको ये वाले जो ब्रैकेट दिख रहा है ना, ये वाला ब्रैकेट, इसके अंदर जाना है। अगर ये कंडीशन ट्रू होगा, मैच करेगा और वैल्योर होगा, तभी ये वाला जो होगा, ये वाला चीज़ें परफॉर्म होंगी। यानी कि अगर वैल्योर है, सिटी टाउन वैल्योर है, तो सम ए जो होगा उसमें क्या होगा, सम ए क्या पहले इनिशियलाइज किया था 0, उसमें क्या ऐड कर दिया जाएगा, एक्स डॉट टोटल ऐड कर दिया जाएगा। ठीक है, फिर उसका काउंट ए को क्या होगा, एक इंक्रीमेंट कराया जाएगा, यानी कि एक बढ़ा दिया जाएगा। तो तभी सम ए में कुछ भी ऑपरेशन परफॉर्म होगा जब सिटी टाउन क्या है, वैल्योर है। सिटी टाउन अगर वैल्योर है तो सम ए स्पेशली डिजाइन किया गया, जो सम ए वैल्यू है वो रिप्रेजेंट करेगा वैल्योर को, और किसी को रिप्रेजेंट नहीं करेगा, वो वैल्योर को रिप्रेजेंट करेगा। क्योंकि आप नीचे भी ऑप्शन में देखो, यानी नीचे भी कोड में देखो, तो जो सम ए है केवल किसके साथ यूज किया जा रहा है, वैल्योर के साथ यूज किया गया है। तो कहीं ना कहीं सम ए जो है वो एसोसिएटेड है वैल्योर के साथ। और हो क्या रहा है, सम ए में स्टोर क्या किया जा रहा है, सम ए में टोटल जो स्कोर है वो वैल्योर वाले बच्चों का स्टोर किया जा रहा है। फिर काउंट को इंक्रीमेंट बढ़ाया जा रहा है, यानी कि टोटल काउंट किया जाएगा वैल्योर को बच्चों को। ठीक है, यानी कि टोटल जो स्ट्रेंथ है बच्चों की वो काउंट में स्टोर होगा, और जो टोटल जो सम है, यानी कि टोटल जो मार्क्स है वो स्टोर हो रहा है सम ए में। सम ए किससे एसोसिएटेड है, वैल्योर से। ठीक है, तो ए याद रखना, सम ए ये वैल्योर से, काउंट ए वैल्योर से। फिर नीचे आओ, नीचे कंडीशन है इफ का, फिर यहाँ पे कंडीशन चेक होगा, इफ एक्स डॉट सिटी टाउन इक्वल टू चेन्नई। अगर सिटी टाउन जो है वो चेन्नई अगर बच्चे हैं तो वो जो होगा उनका जो स्कोर होगा, टोटल जो स्कोर होगा वो सम बी में स्टोर होगा। तो सम ए जहाँ पे था एसोसिएटेड वैल्योर से, वैसे सम बी जो एसोसिएटेड किससे है, चेन्नई से। क्योंकि ये कंडीशन तभी आ रहा है, तभी ये कोड रन करेंगे जब सिटी टाउन इक्वल टू चेन्नई होगा। अगर सिटी इक्वल टू वैल्योर हुआ तो सम ए को में आपका टोटल स्टोर होगा, अगर सिटी टाउन इक्वल टू चेन्नई होगा तब सम बी क्या होगा, एग्जीक्यूट होगा, यानी कि सम बी में टोटल मार्क्स स्टोर होंगे। फिर काउंट बी क्या होगा, काउंट बी को इंक्रीमेंट किया जा रहा है 1 के साथ, यानी कि चेन्नई की टोटल कितने बच्चे हैं ये काउंट वाला जो होगा नंबर स्टोर करेगा। इतना समझ में आया, आगे बढ़ते हैं। मूव कार्ड एक्स टू पाइल 2। ठीक है, फिर देखो यहाँ पे जे और के दो अलग अलग वेरिएबल है, जे को पहले 0 और के को पहले 0 पे स्टोर इनिशियलाइज किया गया था, 0 पे 0 की वैल्यू स्टोर कराई गई थी। अब क्या हो रहा है कि जे में क्या किया गया, जे में स्टोर किया जा रहा है सम ए डिवाइडेड बाई काउंट ए। तो देखो जब आप सम को उसके काउंट से डिवाइड करते हो तो ये क्या बताता है, ये आपका एवरेज निकालता है। और देखो सम ए और काउंट ए, अब ध्यान से देखो सम ए किससे एसोसिएटेड था, वैल्योर से। तो कहीं ना कहीं जो जे होगा, जे जो वो एसोसिएटेड होगा वो वैल्योर के एवरेज मार्क से एसोसिएटेड है। जे में क्या स्टोर हो रहा है, एवरेज मार्क ऑफ वैल्योर स्टूडेंट। एवरेज मार्क ऑफ वैल्योर के बच्चों का जो स्कोर है, एवरेज स्कोर है, वो जे में स्टोर हो रहा है।
और के में क्या स्टोर होगा, के में सम बी डिवाइडेड बाई काउंट बी, यानी के में चेन्नई के बच्चों का एवरेज स्कोर स्टोर हो रहा है। ठीक है, अब यहाँ पे चेक करो, वाइल पी पाइल 2 हैज़ मोर कार्ड्स, रीड द टॉप कार्ड एक्स फ्रॉम पाइल 2। और यहाँ पे चेक करो, देखो इफ कंडीशन यहाँ पे चेक हो रहा है, इफ सिटी टाउन इक्वल टू मदुरई, यानी कि सिटी अगर मदुरई है तो फिर क्या होगा, फिर एक कंडीशन चेक हो रहा है, इफ एक्स डॉट टोटल इज इक्वल टू ग्रेटर देन, सॉरी, इफ एक्स डॉट टोटल इज ग्रेटर देन जे, यानी कि मदुरई का टोटल नंबर चेक हो रहा है किससे, कि जो मदुरई का टोटल है, मदुरई का टोटल है वो ग्रेटर देन हो जे से। और जे क्या रिप्रेजेंट कर रहा है, अभी मैंने बताया जे रिप्रेजेंट कर रहा है एवरेज मार्क ऑफ किसका, जे रिप्रेजेंट करेगा एवरेज मार्क ऑफ वेल्लोर, जिससे एवरेज मार्क का वेल्लोर। टोटल पहले क्या होगा चेक, मदुरई वाले केस में टोटल मार्क चेक करेगा कि उसका जो टोटल मार्क है वो जो एवरेज वेल्लोर के बच्चों के मार्क है, यानी कि जे में जो स्टोर है उससे बड़ा होना चाहिए। फिर एक कंडीशन चेक किया जा रहा है, इफ एक्स डॉट टोटल लेस देन, यहाँ पे क्या हो रहा है, फिर बात हुई टोटल, टोटल क्या होना चाहिए, नीचे वाले इफ वाले में लेस देन की बात हो रही है, लेस देन के में क्या स्टोर है, के में जो स्टोर हो रही है वैल्यू वो स्टोर हो रही है एवरेज मार्क्स ऑफ चेन्नई। तो यानी कि दो वैल्यू चेक करने की बात हो रही है मदुरई वाले केस में, एक तो हो रहा है एवरेज जो मार्क हो वेल्लोर से वो बड़ा होना चाहिए उनका टोटल मार्क, और जो टोटल मार्क है वो लेस देन होना चाहिए एवरेज चेन्नई के बच्चों का। अब देखो साफ साफ यहाँ पे दिख जाएगा, यहाँ पे साफ साफ पहले ऑप्शन को लेकर चलो, ग्रेटर देन द एवरेज मार्क ऑफ स्टूडेंट, ये ए रिप्रेजेंट नहीं करेगा तो ये ऑप्शन गलत हो जाएगा। ग्रेटर देन द एवरेज मार्क ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वेल्लोर एंड चेन्नई, ये भी गलत हो जाएगा। फिर नीचे आके देखो, फिर नीचे जो ऑप्शन दे रहे हैं वो दे रहे हैं ग्रेटर देन द एवरेज मार्क ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वेल्लोर, यहाँ पर ग्रेटर देन किससे रिलेटेड है, ग्रेटर देन क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन द एवरेज मार्क ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम वेल्लोर, वेल्लोर के जो स्टूडेंट्स हैं उनके एवरेज मार्क से बड़ा होना चाहिए, बट लेस देन दैट ऑफ चेन्नई। देखो यहाँ पे ऑप्शन देखोगे ग्रेटर देन जे, जे किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वेल्लोर को, तो ये ऑप्शन में दिया गया एवरेज मार्क क्या होना चाहिए, वेल्लोर से बड़ा होना चाहिए, और चेन्नई से क्या होना चाहिए, छोटा होना चाहिए, कम होना चाहिए। तो यहाँ पे देखो एक्स डॉट टोटल लेस देन के लिखा हुआ है, यानी के रिप्रेजेंट किया था, क्या की स्टोर क्या कर रहा था, चेन्नई के बच्चों का एवरेज स्कोर। तो ये जो ऑप्शन होगा, ऑप्शन जो सी होगा इसमें राइट होगा। अब कोई बच्चा कहेगा कि ऑप्शन डी क्यों नहीं सही होगा, तो यहाँ पे देखो डी में क्या है, ग्रेटर देन द एवरेज मार्क ऑफ स्टूडेंट फ्रॉम चेन्नई। आप देखो चेन्नई वाला तो लेस देन वाला साइन है ना, कहाँ से ग्रेटर देन हो सकता है, तो ये वाला ऑप्शन गलत होगा, क्योंकि साफ साफ दिख रहा है ये मदुरई वाले केस में पहले क्या चेक हो रहा है कि ग्रेटर देन वाला सिंबल किसके साथ है, वेल्लोर के साथ है, तो वेल्लोर वाला जो ऑप्शन थर्ड है उसमें मेंशन है, फोर्थ वाला क्या होगा, गलत होगा। ठीक है, ऑप्शन समझ में आया। अगले क्वेश्चन मूव करते हैं। अगला क्वेश्चन कहता है द फॉलोइंग pseudocode is executed using the score dataset. At the end of execution, A captures the number of female students who are below average in at least one subject. Assume that the variables M, P, C hold the average mark of the subjects mathematics, physics, chemistry respectively. The pseudocode may have mistakes. Identify all such mistakes if any. Assume that all the statements are not listed in the option below are free of errors. इट इज़ ए मल्टीपल सेलेक्ट क्वेश्चन है कि यहाँ पे दो से ज़्यादा ऑप्शन, एक से ज़्यादा ऑप्शन राइट हो सकते हैं। अब देखो यहाँ पे बोला गया है कि आपको कुछ स्टेटमेंट दिए गए, इसमें कौन से स्टेटमेंट गलत है वो आपको बताना है कि हाँ सभी सही नहीं है, आपको जो गलत आपको दिख रहा है वो आपको देखना है। तो देखो पहले ऑप्शन के साथ चलते हैं, लाइन 1 इनकरेक्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ ए। अब देखो पहला वाला लाइन दिख रहा है ए इक्वल टू 0, इसमें तो हमें कोई दिक्कत नहीं दिख रही है, ए जो है वो 0 पर इनिशियलाइज सही किया गया है, तो ये तो मतलब गलत नहीं हो सकता है, तो ये ऑप्शन राइट नहीं है, क्योंकि हमें गलत वाला जो ऑप्शन है उसको सिलेक्ट करना है। लाइन 3 देखो, ऑप्शन 2 कहता है लाइन 3 इनकरेक्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ बी। अब देखो बी का जो है वो ट्रू को पहले इनिशियलाइज करते हैं। अब जब नीचे ऑप्शन देख रहे हो यहाँ पे आपको दिख रहा है इफ एक्स डॉट मैथमेटिक्स लेस देन, अगर एम है तो बी इक्वल टू फॉल्स किया जा रहा है, फिर यहाँ पे बी इक्वल टू ट्रू किया जा रहा है, यहाँ पे फिर बी इक्वल टू फॉल्स किया जा रहा है, तो यहाँ पे फॉल्स ट्रू किया जा रहा है, यानी कि आप बी को ट्रू करके, और अगर बी अगर कहीं ट्रू है, स्टार्टिंग में ट्रू कर रहे हो तो हर जगह फॉल्स होना चाहिए, अगर आप बी इक्वल टू फॉल्स कर रहे हो तब यहाँ पे ट्रू होना चाहिए, तो कहीं ना जो बी वाला जो थर्ड वाला लाइन है वो इनकरेक्ट है, तो ये वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। लाइन 3 इनकरेक्ट इनिशियलाइजेशन ऑफ बी, यानी कि बी को हमने क्या किया, इस लाइन पे जो ऑप्शन दिया गया है, यानी कि जो स्यूडो कोड दिया गया है वो ऑप्शन यहाँ पे गलत इनिशियलाइज किया गया। फिर आगे बढ़ते हैं, अगला लाइन जो कह रहा है लाइन 7 इनकरेक्ट अपडेट ऑफ बी। यहाँ पे लाइन 7 बोल रहा है कि यहाँ पे इनकरेक्ट अपडेट है। अभी मैंने बताया कि हाँ ये वाला जो इनिशियलाइजेशन नहीं गलत था, तो यहाँ पे अगर ये फॉल्स होता है, बी इक्वल टू अगर फॉल्स है तो यहाँ पे बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, यहाँ पे ट्रू होना चाहिए। अगर मान लो कंडीशन आप चेक कर रहे हो कि जेंडर फीमेल हो और मैथमेटिक्स का जो नंबर है
वो एम क्या रिप्रेजेंट करता है, एम रिप्रेजेंट करता है क्या, एवरेज मार्क इन मैथ्स। अगर आप चेक करो कि उसका मैथमेटिक्स का जो नंबर है वो एवरेज मार्क ऑफ मैथ से कम हो तो बी जो होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, बी आप कंडीशन ट्रू करोगे। क्यों ट्रू करोगे, तभी 16 वाला जो स्टेटमेंट देखो इफ बी, यानी कि अगर इफ के अंदर क्या लिखा गया है बी, बी वाला जो इफ वाला कंडीशन तभी एग्जीक्यूट होगा जब बी ट्रू हो। और आप अगर ऐसा चेक करना चाहते हो, ए इंक्रीमेंट करना चाहते हो तो कहीं ना कहीं बी आपको ट्रू करना होगा। ठीक है, ये कंडीशन चेक करने के बाद तभी एग्जीक्यूट जो कोड होगा वो एग्जीक्यूट होगा। लेकिन जब आप बी इक्वल टू फॉल्स करोगे तो ये वाला तो कोड एग्जीक्यूट ही नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं जो लाइन 7 है वो इनकरेक्ट अपडेट ऑफ बी है, यहाँ पे बी इक्वल टू ट्रू होना चाहिए। ठीक है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत है, तो इसको हम मार्क कर लेते हैं। फिर आता है इनकरेक्ट अपडेट ऑफ 3 बी लाइन 13, लाइन 13 आ जाओ। तो लाइन 13 में भी वही सेम मिस्टेक किया गया, बी इक्वल टू फॉल्स किया गया, यहाँ पे बी इक्वल टू क्या होना चाहिए, ट्रू होना चाहिए। अब इसको देखने के लिए आप ये वाला ऑप्शन देख लो, ये वाला जो बी का इनिशियलाइजेशन है, ठीक है, यहाँ पे जो अपडेट है वो सही किया गया, यहाँ पे बी इक्वल टू ट्रू होगा तभी ये वाला जो स्टेटमेंट होगा वो रन कर पाएगा। ठीक है, तो समझ में आया, नो एरर इन कोड, ये तो हो ही नहीं सकता। तो आपके ऑप्शन 3 इसमें राइट होंगे, लाइन 3 में गलत ही है, लाइन 7 में गलत ही है और लाइन 13 में गलत है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। 9th नंबर क्या कहता है उसको आप देखो। क्वेश्चन नंबर 9 कहता है द फॉलोइंग सुडो कोड इज एग्जीक्यूटेड यूजिंग द स्कोर डेटा सेट, व्हाट विल ए रिप्रेजेंट एट द एंड ऑफ एग्जीक्यूशन। आपको बताना है कि ए जो होगा वो लास्ट में क्या रिप्रेजेंट करता है। पहले ए को 0 पे इनिशियलाइज कर दिया गया और ए कहाँ पे आ रहा है, और यहाँ पे आपको लाइन 4 में ए दिख रहा है। आप कंडीशन देखो, पहले वाइल लूप चलाया गया, ठीक है, फाइल 1 हैज़ मोर कार्ड्स तो वाइल लूप चले, रीड द टॉप कार्ड्स फ्रॉम एक्स फ्रॉम फाइल 2। फिर ए को देखो क्या किया गया, ए इक्वल टू ए प्लस, ए को इक्वल टू ए प्लस, और यहाँ पे एक फंक्शन कॉल किया गया, यानी कि आप बोल सकते हो मेथड कॉल किया गया, इज इन सीक्वेंस। यहाँ पे एक आपका मेथड कॉल किया गया और ये वाला मेथड को डिफाइन यहाँ पे किया गया। तो ये जैसे ही कॉल किया जाएगा तो ये वाला प्रोसीजर यहाँ पे एग्जीक्यूट होगा और ये चेक करेगा इन सीक्वेंस में क्या आपका दिया गया है। इसी कोड में देखो, ये जैसे ही कॉल होगा वो यहाँ पे आया सीक्वेंस में, ये चेक कर रहा है कि इफ़ मैथ्स का जो स्कोर है वो बड़ा होना चाहिए फिजिक्स के स्कोर से। आप ध्यान से देखते जाओ, जो मैथ वाला नंबर होना चाहिए वो बड़ा होना चाहिए फिजिक्स से। ठीक है, पहला इफ कंडीशन ये चेक कर रहे हैं। दूसरा फिर इसके बाद क्या होगा, एक तो ये कंडीशन मैच ही होना चाहिए, फिर ये कंडीशन मैच होने के बाद फिर नीचे आएगा, फिर नीचे क्या चेक कर रहा है, फिर नीचे चेक कर रहा है कि जो फिजिक्स का है वो नंबर होना चाहिए कम किससे, केमिस्ट्री से। यानी दो चीज़ें आपको दिख रही हैं। इन सीक्वेंस चेक कर रहा है कि मैथ का नंबर क्या होना चाहिए, फिजिक्स से बड़ा होना चाहिए, और फिजिक्स का नंबर क्या होना चाहिए, केमिस्ट्री से छोटा होना चाहिए। ऐसे बच्चे कि ये काउंट दिखाएगा, उनकी काउंटिंग करेगा जिसके नंबर मैथ्स में क्या हो, फिजिक्स से ज़्यादा हो, और केमिस्ट्री का भी नंबर क्या हो, फिजिक्स से ज़्यादा हो। तो ऐसे केस में आप बोल सकते हो कि अगर मैथ और केमिस्ट्री के नंबर फिजिक्स से ज़्यादा हो तो सबसे जो कम नंबर आया है वो किसमें आया है, फिजिक्स में आया है। तो अगर ऐसा कोई ऑप्शन दिखता है जिसमें फिजिक्स का जो लोएस्ट नंबर की बात हो रही है तो वही ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो अब देखो फर्स्ट आंसर जो कहता है ऑप्शन, नंबर ऑफ स्टूडेंट विद हाईएस्ट मार्क ओनली इन मैथमेटिक्स आउट ऑफ देयर 3 सब्जेक्ट्स मार्क। अब ऐसा नहीं इसमें बोला जा सकता है कि केवल जो मैथमेटिक्स है उसी का हो सकता है, क्योंकि ये भी तो है, ये भी रिलेशन बता रहा है कि मैथ का नंबर फिजिक्स से ज़्यादा है, लेकिन ये भी बताया कि फिजिक्स जो है वो केमिस्ट्री से कम है। तो हो सकता है कि केमिस्ट्री और मैथ का रिलेशन यहाँ पर डिफाइन ही है, हो सकता है कि मैथ से भी ज़्यादा नंबर किस में आया हो, केमिस्ट्री में आओ। तो ऑप्शन 1 तो राइट नहीं हो सकते, तो इसको हमने कट कर दिया। ऑप्शन 2 देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ हाईएस्ट मार्क ओनली इन मैथमेटिक्स एंड लोएस्ट मार्क्स ओनली इन फिजिक्स। अब देखो ऐसा जरूरी नहीं है कि मैथमेटिक्स जो है वो सबसे हाईएस्ट है, केमिस्ट्री भी हो सकता है, लोएस्ट मार्क फिजिक्स में तो है, लेकिन ये वाला जो है वो गलत साबित हो रहा है। तो ये वाला भी ऑप्शन क्या होगा, यहाँ पे एलिमिनेट हो जाएगा। अगले वाले ऑप्शन पे देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ हाईएस्ट मार्क ओनली इन केमिस्ट्री आउट ऑफ 3 सब्जेक्ट। अब देखो केमिस्ट्री में कैसे बोल सकते हो कि हाईएस्ट मार्क है, क्योंकि यहाँ पे तो कंफ्यूजन ही है, यहाँ पे क्लियरली दिया ही नहीं गया कि मैथ और केमिस्ट्री में कौन से ज़्यादा है। यहाँ पे केवल एक ही चीज़ क्लियर हो पा रही है कि फिजिक्स जो है वो आउट ऑफ 3 में सबसे क्या है, लोएस्ट नंबर है। तो ये भी क्या ऑप्शन होगा, ऑप्शन गलत हो जाएगा। फिर ऑप्शन 4 देखो, नंबर ऑफ स्टूडेंट विथ लोएस्ट मार्क ओनली इन फिजिक्स आउट ऑफ देयर 3 सब्जेक्ट्स, यानी कि ये वाला जो ऑप्शन है वो राइट है, क्योंकि हमें मैथ और केमिस्ट्री में ये क्लियरली विजिबल नहीं है कौन से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन ये साफ साफ दिख रहा है कि जो फिजिक्स है, फिजिक्स का नंबर मैथ से भी कम है और केमिस्ट्री से भी कम है। तो आप इनडायरेक्टली ये भी बोल सकते हो कि जो फिजिक्स में है उसने क्या पाया हुआ है, लोएस्ट स्कोर पाया है तीनों सब्जेक्ट में। तो ऑप्शन डी इसका राइट होगा। अगले वाले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा लास्ट क्वेश्चन होने वाला है। लास्ट क्वेश्चन क्या कहते हैं, इसको ध्यान से पढ़ो।
The following pseudocode is executed using word data set. What will A represent at the end of execution? A को आपको बताना है कि लास्ट में क्या मतलब शो करेगा। तो आप पहले कोड को देख लो। सम को 0 पे इनिशियलाइज, काउंट को 0 पे इनिशियलाइज, बी को 0 इनिशियलाइज, और वाइल जो लूप है यहाँ से स्टार्ट हो रहा है। रीड द फर्स्ट रो एक्शन टेबल 1, काउंट को काउंट प्लस 1 किया जा रहा है, सम को सम टी प्लस एक्स डॉट लेटर काउंट किया गया है, फिर मूव एक्स टू टेबल 2, फिर बी इक्वल टू सम टी अपॉन काउंट टी किया गया है, ए इक्वल टू 0। अब जो अपना काम वाला है वो यहाँ से स्टार्ट हो रहा है, ए को 0 पे इनिशियलाइज किया गया है, फिर वाइल ये आपका रीड कर रहा है, रीड द फर्स्ट रो एक्शन टेबल 2 इफ एक्स डॉट वर्ड्स एंड विथ ए कॉमा इफ एक्स डॉट लेटर काउंट इज ग्रेटर देन बी, ए इक्वल टू ए प्लस 1। अब देखो यहाँ पे ध्यान से पढ़ो, देखो बी यहाँ पे क्या कर रहा है, सम टी डिवाइडेड बाई काउंट टी कर रहा है। यहाँ पे जो बी है वो क्या करेगा, वो एवरेज लेटर काउंट कर रहा है। बी क्या कर रहा है, वो एवरेज लेटर काउंट कर रहा है। एवरेज क्यों, क्योंकि बी में क्या है, सम टोटल को डिवाइड किया गया काउंट टी से। जब आप किसी सम को टोटल से डिवाइड करते हो, नंबर आप उसमें काउंट से डिवाइड करते हो, तो वो क्या निकालता है, एवरेज निकालता है। ठीक है, तो सम क्या है, वो जो एक्स डॉट लेटर काउंट है उसको ऐड करके सम टोटल किया जा रहा है, और काउंट में मतलब कि कितने मतलब लेटर्स हैं वो काउंट किया जा रहा है। तो बी में क्या होगा, वो एवरेज स्टोर करेगा लेटर काउंट का। ठीक है, और जो वाइल वाला पोर्शन यहाँ पे स्टार्ट है, आप इसको देखो, इसमें जो इफ कंडीशन है वो चेक करो। इफ कंडीशन पहले चेक क्या करते हैं, एक्स डॉट वर्ड एंड विद ए कॉमा, यानी कि ये दिखा रहा है कि जो वर्ड है वो तो एंड किससे होना चाहिए, कॉमा सेंटर ऐड होना चाहिए, यानी कि खत्म होना चाहिए। एक तो कंडीशन ये चेक हो रहा है, और दूसरा कंडीशन क्या चेक हो रहा है, इफ एक्स डॉट लेटर काउंट इज ग्रेटर देन बी, यानी कि जो लेटर काउंट है वो बड़ा किससे होना चाहिए, एवरेज लेटर काउंट से बड़ा होना चाहिए। एवरेज लेटर काउंट से बड़ा होना चाहिए। ये दो कंडीशन मीट हो रहा है, तब क्या होगा, एक में इंक्रीमेंट होगा। अब देखो ऑप्शन देख लो, इसमें क्या है, आपको दो चीज़ें देखनी है। एक तो जो वर्ड है वो कॉमा से एंड होना चाहिए, और जो उसका लेटर काउंट है वो एवरेज लेटर काउंट से क्या होना चाहिए, बड़ा होना चाहिए। नंबर ऑफ वर्ड्स दैट एंड विद कॉमा, एक तो सही है, चलो ठीक है, एक तो कॉमा से एंटर हो रहा है, लेकिन साथ ही साथ कुछ और कंडीशन में ट्रू होगा तभी आगे जाके एग्जीक्यूट होगा। तो पहला ऑप्शन तो गलत हो गया। दूसरा ऑप्शन क्या कहता है, नंबर ऑफ वर्ड्स दैट एंड विद अ कॉमा एंड हैव ए लेटर काउंट ग्रेटर देन रेशियो ऑफ नंबर। अब रेशियो की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे एवरेज की बात हो रही है, तो ये भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। नंबर ऑफ वर्ड्स दैट एंड विद अ कॉमा एंड हैव ए लेटर काउंट लेस देन और इक्वल टू द एवरेज। अब देखो लेस देन और इक्वल टू वाला साइन नहीं है, यहाँ पे ग्रेटर देन वाला साइन है, तो ये वाला भी ऑप्शन गलत हो जाएगा। तो ऑप्शन जो फोर्थ है वो रिमेनिंग है, वही सही होगा, क्योंकि यहाँ पे बात हो रही है नंबर ऑफ वर्ड्स दैट एंड विद अ कॉमा, एंड विथ कॉमा से ये क्या होगा, ये तो कंडीशन चेक ही कर रहा है, और दूसरा कंडीशन क्या चेक कर रहा है, एंड हैव ए लेटर काउंट ग्रेटर देन द एवरेज लेटर काउंट ऑफ डेटा सेट। और ये भी क्या बोल रहा है, जो लेटर काउंट होना चाहिए वो एवरेज लेटर काउंट से बड़ा होना चाहिए। तो यही वाला ऑप्शन क्या होगा, राइट होगा। तो आई होप कि आपको जो 10 क्वेश्चन है उसका आंसर पता चल गया होगा, आपको समझ में भी आया होगा कि कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करना है। अभी थोड़ा सा वीडियो लंबा हो सकता है, क्योंकि हर एक चीज़ को एक्सप्लेन करना तो थोड़ा सा मुश्किल होता है, कम टाइम में आप उसको बता दो। तो अगर आपको कोई भी डाउट अगर समझ में आता है तो आप अनडाउटली आप कमेंट बॉक्स में पूछो, आपके हर एक डाउट को सॉल्व करने की कोशिश की जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। जय हिंद, जय भारत।